गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनिट 3 के सेक्शन बी से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने योगदानों से भारत को न केवल आणविक ऊर्जा के कार्यक्रमों में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा विकसित कर विकसित राष्ट्रों के समतुल्य ला खड़ा किया। तो होमी जहांगीर भाभा के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक शिक्षित एवं धनी पारसी परिवार में हुआ था। भाभा के परिवार में अध्ययन और सेवा के क्षेत्र में लंबी परंपरा रही थी। साथ ही राष्ट्रीयता की भावना भी उनमें उपस्थित थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और वे बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उन्हें विज्ञान में विशेष रुचि थी। साथ ही साथ उन्हें कला, संगीत, साहित्य में भी विशेष रुचि थी। उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसमें सफलता प्राप्त की। वे एक सृजनात्मक व्यक्ति थे और प्रत्येक कार्य को आदर्श तरीके से करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद होमी भाभा अपने माता पिता की इच्छानुसार लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए, पर कैम्ब्रिज में उनका लगाव भौतिक विज्ञान से हो गया। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस दौर में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक नवीन खोज हो रही थी और इन गतिविधियों का केंद्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय स्थित रदरफोर्ड की प्रयोगशाला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही नोबेल पुरस्कार विजेता डेरिक भी कार्य कर रहे थे, जिनसे भाभा काफी प्रभावित थे। परंतु होमी भाभा ने अपनी माता पिता के इच्छानुसार पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। उसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया और उसकी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। यूरोप में इसके पश्चात होमी भाभा ने 8 वर्षों तक यूरोप में रहकर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किया। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी रेज भी कहते हैं, और मूल कणों, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, पर मौलिक अनुसंधान किया, जिसके कारण उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों में सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। 1939 में होमी भाभा भारत वापस आए
विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वापस लंदन नहीं गए। नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन के आग्रह पर होमी भाभा ने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी कहते हैं, में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल शोध कार्य जारी रखा, बल्कि भारतीय युवा वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग प्रदान किया। धीरे धीरे होमी भाभा के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक जिम्मेवारी प्रबल होती गई। उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या भारत विश्व के वैज्ञानिक विकास के समक्ष टिक पाएगा। उस समय विश्व में नाभिकीय भौतिक विज्ञान अर्थात न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि नाभिकीय विखंडन, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, से अथाह परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और संभवतः कुछ ही दशकों में उसका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। अधिकतर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे, परंतु होमी भाभा आश्वस्त थे कि जल्द ही परमाणु ऊर्जा एक सच्चाई बन जाएगी। होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा बहुत ही आकर्षक विकल्प लग रहा था, क्योंकि उनका पूर्वानुमान था कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। ये बढ़ती मांग और देश की पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी नहीं की जा सकेगी, पर विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा पर शोध कार्य काफी गोपनीय ढंग से चल रहे थे। होमी भाभा यह भी समझ रहे थे कि भारत में परमाणु ऊर्जा को विकसित बनाना है तो भारत को तकनीकी ज्ञान में विकसित होना होगा। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे संस्थान की जो पूरी तरह नाभिकीय क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित हो। अतः होमी भाभा ने सर दोराब टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस कहते हैं, की स्थापना की। 1945 में भाभा बेंगलोर से मुंबई आ गए। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को अपने संस्थान में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें समुचित अवसर, साधन एवं वातावरण प्रदान किया। होमी भाभा वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध थे और साथ ही वे एक कुशल प्रबंधक भी थे। अतः जल्द ही उनके द्वारा स्थापित संस्थान, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस था, वह एक श्रेष्ठ संस्थान बन गया। समय के साथ इसका निरंतर विस्तार और विविधीकरण हुआ और यह वर्तमान में विश्व के अग्रणी संस्थानों में एक है, जहां विज्ञान और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य
संचालित होते हैं और साथ ही साथ देश विदेश में कार्य कर रहे हजारों वैज्ञानिक इस संस्थान के ऋणी हैं, जहां उनकी प्रतिभा का विकास हुआ था। वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके बाद देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणविक हमले का विध्वंसात्मक स्वरूप देखा गया था। पर तब तक कुछ वैज्ञानिक यह भी साबित कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित कर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। अतः विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग की भी उम्मीद बन गई। होमी भाभा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत कराया और उन्हें विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा काफी उपयोगी सिद्ध होगी। नेहरू भाभा के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए होमी भाभा के सुझाव पर नेहरू जी ने भारत सरकार के तहत एक विभाग बनाया, जो था परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसका उत्तरदायित्व था परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज खोज से लेकर तकनीकी शोध और विकास तक का सारा कार्य। जल्द ही इनका कार्य इतना विस्तृत हो गया कि उसको टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जिसे हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस कहते हैं, में भी जारी रखना संभव नहीं था और उसके लिए एक अलग संस्थान की जरूरत महसूस होने लगी। 1954 ईस्वी में होमी भाभा ने मुंबई के पास ट्राम्बे में 1200 एकड़ की जमीन पर स्थापित किया परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे हम आज भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। यहां 1956 में भारत का पहला रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया अप्सरा। यह भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया गया था। यह रिएक्टर आज भी कार्यशील है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के कारण बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। अतः 1958 में होमी भाभा ने ट्राम्बे में ही स्थापित की परमाणु ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्र की। यहाँ पर हर वर्ष पूरे भारत से विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकों को चुनकर प्रशिक्षित किया जाने लगा। होमी भाभा ने भारत में जिस परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की और उसकी विकास की पहल की,
उनके सफल परिणाम अब हमारे सामने हैं। आज भारत के कई परमाणु बिजली संयंत्र हैं, जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। होमी भाभा की गतिविधियां परमाणु ऊर्जा पर रुकी नहीं। उन्होंने जल्द ही पहचाना कि अंतरिक्ष शोध के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रॉकेट और उपग्रह देश के विकास के लिए नए अवसर थे। भाभा के अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू करवाने का प्रस्ताव 1961 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। भाभा अंतरिक्ष शोध के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, परंतु दुर्भाग्यवश वे अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए जीवित न रहे। 1966 में मुंबई से जिनेवा जाते समय उनकी विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। पूरा विश्व उनकी आकस्मिक मृत्यु से स्तब्ध रह गया। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, उनके कार्यों और उनकी योजनाओं का निष्कर्ष। तो होमी जहांगीर भाभा आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने अपने अथक प्रयासों से परमाणु ऊर्जा का जो विकास का जो पथ प्रशस्त किया, जिसके कारण भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है और भारत की उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। यही नहीं, होमी भाभा द्वारा स्थापित संस्थानों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का लाभ भारत को परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष, रक्षा आदि कई क्षेत्रों में हुआ है। इन संस्थानों ने भारत के तकनीकी विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। होमी जहांगीर भाभा सच्चे अर्थों में भारत के निर्माताओं में एक थे। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। देश सदैव होमी जहांगीर भाभा का उनके उत्कृष्ट कार्यों और योगदानों के लिए सदैव ऋणी रहेगा। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको यह विषय काफी रोचक और आसानी से समझ में आ गया होगा। हम एक नए विषय के साथ अगले क्लास में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा चाहिए। धन्यवाद।